दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक हम विभिन्न कड़ियों में कविता, कहानी, लेखों से मुलाकात, इतिहास के विषयों को लेकर के हमने अलग-अलग सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की है। हमारा यह प्रयास है कि हम इस मंच के माध्यम से किसानों के पक्ष में अपनी पक्षधरता प्रस्तुत करें और इस बात को रेखांकित करें कि किसान का सवाल हम सबका सवाल है। किसानों के साथ जो कुछ किया गया है, ये किसी एक व्यवस्था के द्वारा नहीं है, किसी सरकार के द्वारा नहीं है, बल्कि अगर हम व्यवस्था के चरित्र को देखें, तो इसकी पहचान हमको अलग-अलग सरकारों में, व्यवस्थाओं में देखने को मिल जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अनुराग अनंत जी। फेसबुक और अगर आप व्हाट्सएप की दुनिया से जुड़े हुए हैं और मैं मान के चलता हूँ सबसे अधिक हम इसी से जुड़े हुए हैं, तो आपने अनुराग जी को कहीं न कहीं सुना होगा। कविताएँ जब हमारे लिए हमारी दोस्ती का माध्यम बन जाएँ, तो तभी कविता हमारे दिलों तक पहुँचती। कविता आराम से अपना काम करती रहती है और कुछ ऐसे भी कवि होते हैं जो सिर्फ़ कविता संग्रहों को प्रकाशित करवाने में और समीक्षाएँ मैनेज करवाने में सारा समय खर्च करते हैं। मैं अनुराग अनंत जी का इसी के साथ स्वागत करता हूँ और आज इस श्रृंखला में वो कोई अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। मैं किताबी दुनिया की तरफ से और आप सबकी दर्शकों की तरफ से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जैसा कि ये सीरीज है किसानों के ऊपर और उन्हीं को केंद्र में रख करके सभी तरीके की रचनात्मक गतिविधियां इस चैनल पे हो रही हैं। हमारे समय में जो सबसे बड़ा एक अभूतपूर्व आंदोलन आजादी के बाद का हो रहा है, दिल्ली की सरहद पर किसान बैठे हुए हैं और सरकार उनको लगातार नजरअंदाज कर रही है। तब ये देखना जरूरी है कि ये किसान कौन है। सिर्फ किसान वो हैं क्या जो किसानी कर रहे हैं, या कुम्हार, माली, मोची और ऐसे कमेरे और काम करने वाले जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, वो सब किसान की श्रेणी में आते हैं। और किस संकट के चलते ये किसान आंदोलनरत हैं। अभी हमने देखा लॉकडाउन के पीरियड में मजदूर किस तरीके से, आजादी के बाद हमने विस्थापन की कहानियां पढ़ी थी कि देश में दंगे हुए और पाकिस्तान की तरफ चींटियों की तरह रेंगते हुए लोग चले गए। वो दृश्य सिर्फ कल्पना में था हमारे, हमने अपनी आंखों के सामने वो दृश्य देखे। वो लोग जिनकी पीठ पर लदा हुआ है देश, वो लोग पैदल चल रहे थे और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। व्यवस्था उन पर आंख मूंद दी थी व्यवस्था ने। तो किसान वो मजदूर नहीं बनना चाहता जो शहरों में बेसहारा हो जाए। किसान अपनी जमीन पर खुद मुख्तारी से अन्नदाता की हैसियत से रहना चाहता है, लेकिन व्यवस्था कुछ इस तरीके से पेश आ रही उनके साथ कि उनको आंदोलनरत होना पड़ रहा है। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि में एक कविता है कि भरपेट खाकर सोए किसी सेठ का स्वप्न, कविता का शीर्षक है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि पे लड़ते हुए किसान के चित्र के साथ इस कविता को सुने और उसकी जितनी विमाएं हैं, उसके चरित्र के, उसके वजूद की जितनी भी शाखाएं और विमाएं हैं, इसमें कविता में कहने की कोशिश है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी किसी निर्णय पर मत पहुंचो, तुम अभी उन्हें नहीं जानते। वे आग के गले में हाथ डालकर पानी निकाल सकते हैं, आसमान की तरफ देखकर उसमें सुराख कर सकते हैं। वे अपनी पीठ पर लाद कर चलते हैं इंद्रधनुष, हथेलियों पर जंगल उगाए फिरते हैं। वे कुम्हार हैं, अपना चाक घुमाकर रच सकते हैं एक अलग दुनिया। लोहे को तलवार भी बना सकते हैं और ताला भी। वे लोहार हैं, उन्हें मालूम है लोहा कब गर्म होता है, कब चलाना होता है उस पर हथौड़ा। वे चरवाहे हैं, हाँक देंगे सारी की सारी व्यवस्था जो अपने पर आ जाएं। वे हरकारे हैं, युग के बदलने का संदेश वही लेकर आएंगे। वे कहार है, कांधों पर ढोते हैं नदी, समंदर, बादल और बारिश। वे किसान हैं, ईश्वर से लड़ जाते हैं, धूप को अपनी कांख में दबाए फिरते हैं, मौसम को जेब में और नियति को मुट्ठी पर लेकर चलते हैं। वे पक्षियों से हवाओं का रुख पूछते हैं और पेड़ों से भविष्य। वे माली हैं, धोबी हैं, तेली हैं, तंबोली हैं। उन्हें मालूम है फूल से, कपास और रेशम से, सरसों और पान से कैसे सजाई जाती है जिंदगी, कैसे मुंह में रखकर चुभलाया जाता है दुख और थूक कर मुस्कुराया जाता है फूलों की तरह। उन्हें दाग का मतलब मालूम है, वे उसे धोना भी जानते हैं और पोषना भी।
उन्हें मालूम है थक कर सो जाने का हुनर, स्वप्न की तरह घर आने का सुख, नींद की तरह अंधेरा पार कर जाने की कला। वे चमार हैं, चाम और घाम दोनों से प्रेम है उन्हें। वे आताताई की खाल में भूसा भर सकते हैं। वे जानते हैं शेर और भेड़िए की खाल में फर्क। उन्हें पता है राजा की देह पर पड़ी खाल किसकी है। वे मांझी हैं, मल्लाह हैं, कोरी हैं, बढ़ही हैं, मेहतर हैं, दर्जी हैं और न जाने क्या क्या हैं। वे ठोकने पीटने मरम्मत करने में माहिर हैं। वे नदी को नाव की तरह देखते हैं, पेड़ को घोंसले की तरह। वे साफ कर सकते हैं हर तरह की गंदगी, हर तरह के फटे को सिल सकते हैं। वे कारीगर हैं, इस बिगड़ती हुई दुनिया को वही संवारेंगे, हर बिगड़ी हुई चीज को सुधार देंगे। तुम अभी उन्हें नहीं जानते। वे अभी एक करवट लेंगे और जमाने की नींद टूट जाएगी। उनकी पीठ पर लड़ा जा रहा युद्ध पलट जाएगा। वे उठ खड़े होंगे और उनकी रीढ़ की हड्डी राष्ट्र का प्रतीक बन जाएगी। वे सदियों से थकी अपनी उंगलियां फोड़ेंगे और समय बदल जाएगा। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी किसी निर्णय पर मत पहुंचो। तुम जिसे युद्ध की समाप्ति कह रहे हो, वह युद्ध का अभ्यास भी नहीं है। वे हार गए हैं या घोषणा भरपेट खाकर सोए किसी सेठ का स्वप्न है, जिसे आज नहीं तो कल टूटना ही है। ये कविता युद्ध की पृष्ठभूमि पे या उस संघर्ष की पृष्ठभूमि पर है जिसमें किसान लड़ रहा है। और मैं जिस बात से मैंने काफी पाठ प्रारंभ किया था, जो बात मैंने पहले कही थी कि किसान मजदूर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मजदूरों की इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने मजदूरों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, हालांकि किसानों के साथ भी वैसा ही कमोबेश व्यवहार है, नजरअंदाज किया गया। लेकिन मजदूर किस तरह अनाथ छोड़े गए, लॉकडाउन में वो व्यवस्था का ये जो चरित्र है वो खुलकर सामने आ गया था। तो एक गीत है जिसमें एक मजदूर है, कमेरा मजदूर है, जो कि शहर गया हुआ है और वहां से वापस आ रहा है। अचानक एक दिन रात में हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं लॉकडाउन, न सड़कों पर कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, रेल नहीं चलेंगी। लोग जहां थे वहां फंस गए, घर पहुंचना चाहते थे उस घर जिसको छोड़ करके वो शहर आए थे अपना भविष्य बनाने। और उन्हें मैंने कल्पना की है कि एक मजदूर है, उसे अपनी पत्नी की याद आती है, उसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहता है वो गीत में है। आके आंसू पानी होइगे, बेमोल बहरे सजनी, परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। हे पैदल पैदल आवते हैं हम, राह निहारो सजनी, विपदा कई कठिन घड़ी में हिम्मत ना हारो हो सजनी। जीवन लड़के जिया है अब तक, जीवन लड़के जिया है अब तक, दामन में लगे न दाग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। कि परदेसवा का बगिया माना खून पसीना बहा दिया, पर संकट की घड़ी जो आई हमको पैदल ही भगा दिया। हलक सूख गए चलते चलते, हलक सूख गए चलते चलते, मुंह से निकले झाग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ परदेसवा में लागी है आग, हाँ। हे देश उतरीगा पटरी से, हम पटरी पटरी आवत हैं। रेल की पटरियों पर कटे हुए मजदूरों का जो दृश्य हम तक पहुंचा, हृदय विदीर्ण हो गया उस दृश्य को देखकर। तब कहना चाहता हूं कि देश उतरीगा पटरी से, हम पटरी पटरी आवत हैं। रेल के पटरी पर मनई का रोटी के खेल चलावत हैं। रात में सोए पटरी पे हम, रात में सोए पटरी पे हम, सुबह उजड़ेगा तुहार सुहाग, हाँ
परदेसवा में लागी है आग। हाँ, और वो गांव जिसको छोड़कर वो शहर गए थे, शहर ने जब परित्याग कर दिया तो उसी गांव की तरफ वापस आते हैं। और नियति का ये विडंबना देखिए, नियति की विडंबना की ना वो गांव के रहते हैं ना शहर के रहते हैं, और बीच में उनके प्राण चले जाते हैं। तो कहता है गांव छूटी गांव शहर छूटी गा, बीच में चली गई जान रे। गांव छूटी गा शहर छूटी गा, बीच में चली गई जान रे। हाथ से छूटी गई रोटी और देह से निकले प्राण रे। हमरे हिस्से अंधियर आवा, हमरे हिस्से अंधियर आवा, महलन में जले चराग। हाँ, परदेस लागी है आग। हाँ, परदेसवा में लागी है आग। हाँ, तो ये वो दृश्य था जो हमारी सामूहिक चेतना में सदैव के लिए दर्ज हो गया। और इसी दृश्य का एक पूरक दृश्य है, शिकायती बात है, और वो रेखांकित करने वाली बात है कि देखिए ये वही देश है जिसने चंद्रयान भेजा, जो मंगल पर जाना चाहता है लेकिन अपने मजदूरों को सही सलामत घर नहीं भेज सका। और वो रेखांकित करते कहता है कि हाँ, पैदल पैदल लौट रहा हूं मैं। वो कहता है मझधार अपना मान रखना, हम नाव लेकर आ गए हैं, गांव जाने के लिए हम पांव लेकर आ गए हैं। तो ये खुददार जो किसान है उसने उस समय भी कोई रोना नहीं रोया, और हाँ कहा कि मैं अपने पांव से गांव तक पहुंचूंगा। बोरिया बिस्तर सिर पे ला दे, बच्ची बच्चा पीठ में बांधे। देखिए दृश्य देखिए, पूरी गृहस्थी, पूरा संसार लाद कर चलने वाला, एटलस की तरह दुनिया को पीठ पर लाद कर चलने वाला ये मजदूर और किसान का वर्ग जो है, कि बोरिया बिस्तर सिर पे ला दे, बच्ची बच्चा पीठ में बांधे, साथ चल रहे पीछे पीछे संविधान के सारे वादे। तो सरकारों की चौखट से बैरंग लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल लौट रहे हैं हम, पैदल लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल लौट रहे हैं हम। तो रेल की पटरी हमने बिछाई, जिस रेल की पटरी को उन्होंने अपने परिश्रम से बिछाया था वो उनका साथ नहीं दे रही है। तो कह रहे हैं वो कि रेल की पटरी हमने बिछाई, राह सड़कें हमने बनाई, ऊंची बिल्डिंग में रहने वालों ये सारी दुनिया हमने सजाई। तो अपनी दुनिया तुम ही संभालो, गांवों को लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल लौट रहे हैं हम, पैदल लौट रहे हैं हम। तो कालीनों में दबी हकीकत, मजदूरों की फूटी किस्मत, सबके सामने आ गई भैया इस निजाम की भद्दी सूरत। तो लोकतंत्र के मंदिर से लुट कर लौट रहे हैं हम, हाँ पैदल लौट रहे हैं हम, पैदल लौट रहे हैं हम। राजधानियों से, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग राजधानियों से लौटते हुए मजदूरों का दृश्य, और लोकतंत्र की मंदिर जहां पर संविधान ने अधिकारों की गारंटी की मुहर लगा रखी है, वहां से वो लोग वापस इस तरह से आए इस दृश्य के साथ। और ये विडंबनाओं का जो समय है, उस समय कामनाओं पर सर्व सुख की कामना, सर्व काया निरामया की कामना करने वाले लोग जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ रहे हैं, सत्ता प्रतिष्ठानों से सवाल करने वाले लोग जिस तरीके से देश के विरुद्ध बताए जा रहे हैं, देशद्रोही जो द्वेष के खिलाफ है उनको देश के खिलाफ बताया जा रहा है, तब ऐसी परिस्थितियों में एक कविता कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसे ही पढ़ी मैंने यह प्रार्थना, राजा, उसके मंत्री, उसके संतरी, उसके चमचे, उसके चेले, उसके हाथों में खेले, सब एक स्वर में चीखे, यह राष्ट्रद्रोही है, यह कम्युनिस्ट है, यह सबके लिए मांग रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय। इसने सबके लिए मांगा है खुशी और रोजगार, इसने सबके लिए मांगी है नींद और स्वप्न।
बारिश, हवा, जंगल, झरने और भूमि, आकाश और अग्नि, रोटी, कपड़ा और मकान, यह राष्ट्र के लिए खतरा है। इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं निरुपाय सा देखता रहा उस ईश्वर को जो मुझे कहीं नहीं दिखा। शायद उसने भी मांगा हो मेरी तरह सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान। शायद उसे भी भेज दिया गया हो पाकिस्तान। शायद अब हर उस व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा जो कहेगा सबके पेट में अन्न हो, सबका हृदय प्रसन्न हो। पर पाकिस्तान में भी हैं सबके लिए सब कुछ मांगने वाले पहले से। उन्हें भी भेजा जा रहा है सरहद के इस पार। हम लोग जिन्हें सरहदों पर कोई यकीन ही नहीं, हम लोग जिन्होंने कभी नहीं चाही कोई सरहद, हम लोग सरहद के किसी भी तरफ रहें, हम मांगते रहेंगे राजा के जिंदा होने का सबूत, उसके मनुष्य होने का प्रमाण। हम नापते रहेंगे उसकी आंखों का पानी, हृदय का क्षेत्रफल, आत्मा का आयतन। हम दोहराते रहेंगे कभी आक्रोश से, कभी विनय से, कभी विरोध प्रदर्शनों में, कभी प्रार्थना सभाओं में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कुछ छोटी कविताएं और किस तरीके से, इसी रंग की एक कविता है, किस तरीके से हमारे देश में प्रश्न करने का जो तेवर है उसको राष्ट्र विरोधी तेवर बताया गया। तो ये पूरा एक पतन का, नेतृत्व के पतन का दौर है। ये पक्ष विपक्ष, सरकार या फिर इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये सामूहिक पतन का दौर है कि हम जो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस थे वो रिएक्शनरी इंडियंस में बदल रहे हैं। हर चीज में तुरंत निर्णय पे पहुंचने की जल्दीबाजी है। और हम दर्शन वाले देश, जहां पर दुनिया भर को हमने धर्म दिया, वो इस तरीके से जल्दी से निर्णय पर पहुंचने की टेंडेंसी आई है। जो कविता का शीर्षक है एंटी नेशनल। अपच से जूझ रहे लोग, भूख से जूझ रहे लोगों के नेता बने हुए हैं। नाव डुबाने में माहिर लोगों के हाथ में है पतवार। रहजनों को रहबर पुकारने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं छोड़ा गया। और इधर पिंजड़ों को आसमान बता रहे हैं कवि। मछुआरों को मछलियों का उद्धारक घोषित किया जा चुका है। रोटी की समस्या पर केक खाते हुए किया जा रहा है विमर्श। शराब के नशे में क्रांति की बातें हो रही हैं। औरतों की आजादी की वकालत करते हुए उनकी देह की जमिति देख रहा है युग प्रणेता। चिड़ियों को बहलिए समझा रहे हैं आत्मोत्सर्ग का महत्व। कानून की किताब अपनी नियति पर रो रही है। लोकतंत्र के पांव घायल हैं। हमारी मरियल देह हमसे भी ज्यादा मरियल लोकतंत्र को ढो रही है। और मैं हूं कि बस यही सोच रहा हूं कि मेरे आंसू और समंदर के पानी दोनों में से ज्यादा नमक किसमें है। इतना रोने के बाद भी क्या किसी का नमक शेष है मेरे भीतर? इतना रोने के बाद क्या किसी का नमक शेष है मेरे भीतर? क्यों कोई यह आशा करता है मुझसे कि मैं नमक हलाल रहूं? क्यों कोई आशा करता है मुझसे कि मैं नमक हलाल रहूं? मैं उनके ही जैसा दलाल रहूं। मेरी पूंछ में भी उनकी ही तरह लोच हो, मेरी सोच में भी उनकी ही सोच हो। मैं उन आशान्वित श्वानों के कानों में बस इतना कहना चाहता हूं, जिसकी देह से बहने वाले नमक की कदर नहीं होती, वह नमक हराम हो जाता है। मेरा आंसू और मेरा पसीना दोनों अपमानित हुआ है। एक अपमान और करिए मेरा, मुझे एंटी नेशनल कहिए। मैं अपने हक के लिए मुट्ठी बांधने जा रहा हूं और हाँ हाँ के कोरस के बीच ना कहने जा रहा हूं। हाँ हाँ के कोरस के बीच ना कहने जा रहा हूं। एक कविता है इसी कड़ी में कि एकलव्यों के देश में हम तो उचकी हुई। ये एकलव्यों के देश में कविता उस आम आदमी की पृष्ठभूमि पे है। इसकी केंद्र में वो आम आदमी है जिसने सरकारों से कभी कोई बहुत दरकार नहीं की। इसे लोकतंत्र को बहुत महत्वाकांक्षा से नहीं देखा। इस आम आदमी की व्यथा है इसमें कि हम तो उचकी हुई कील भी नहीं थे। हम तो उचकी हुई कील भी नहीं थे, फिर न जाने क्यों हर बार हथौड़ा हमारे ही सिर पड़ा। हम सांस भी इतने आहिस्ते से लेते थे कि किसी भगवान, किसी खुदा की नींद में कोई खलल न पड़े। करवट बदलते हुए हमेशा ध्यान रहा कि चादर पर सिलवट न पड़ने पाए।
भूख भर रोटी नहीं मांगी, स्वप्न भर नींद भी नहीं, प्यास भर पानी और जरूरत भर बारिश के लिए कभी जिद नहीं की। चादर के सिकुड़ने की शिकायत नहीं, बस पैर ही समेटते रहे। पेट पर हाथ रखकर आरती गाते थे हम कि पूर्व जन्म का पाप है हमारी भूख। एक दिन अपनी तरफ से भूखे रहते, 6 दिन न जाने किसकी तरफ से। अपनी तरफ की भूख को व्रत कहते और बाकी भूख को किस्मत। व्रत से किस्मत सुधारते हम बेशऊर कारीगर थे। हम जीवित रहने के लिए मरने को तैयार थे, रेंगना जीने के लिए कम पड़ रहा था। हमने जुलूस में अपने आप को इत्यादि तक सीमित रखा, पर गोली हमें ही लगी। जब दंगे हुए शहर में हम काम से लौट रहे थे, ठेले पर अंडे बेच रहे थे, सब्जी की रेहड़ी लगाए हुए थे, टपरी पर चाय बना रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, पर हम ही मारे गए, जबकि जीने के लिए हम मरने को तैयार थे। हमारे बच्चे तलवार की नोक पर रख दिए गए, हमारी औरतों का पेट चीरा गया, घर जला दिए गए, गांव लूट लिए गए, पर हर बार हम काम पर लौटे, काम से लौटने के लिए। पर हर बार हम काम पर लौटे, काम से लौटने के लिए। हम कभी अलग से नहीं दिखे, हर बार संख्याओं की तरह शामिल थे भीड़ में, मृतकों की संख्याओं की तरह, बेरोजगारों की संख्या की तरह, भूखमरी के शिकारों की संख्या की तरह, बाढ़ और सूखा पीड़ितों की संख्या की तरह, आत्महत्याओं की संख्या की तरह, वोटों की संख्या की तरह और चोटों की संख्या की तरह भी। एकलव्यों के देश में उंगली कट जाने की घटना लोकतंत्र के पर्व की तरह मनाई जाती रही और कहा गया कि जो जीवन और मृत्यु में अपनी इच्छा से जीवन नहीं चुन सकते, वे देश की सरकार चुन रहे हैं। हमारे पास चुनने का अधिकार नहीं था, चुनने का भ्रम था। जबकि चुन रहे थे गिद्ध, रह रहकर हमारी देह, चुन रहे थे दीवारें, चुन रहे थे हमें चुपचाप मर जाने के लिए। ये चुनाव पर्व की तरह मनाए जाते, जबकि रोना था छाती पीट कर कि चुन दिए गए हम शिकार के लिए, कि चुन लिए गए हम दीवार में। हम असंपादित कविता की तरह संकलनों से बाहर रहे, बेपता चिट्ठी की तरह भटकते रहे, व्याकरण के दोष से भरे व्यापक तिरस्कृत रहे, किसी तरल स्वप्न की तरह विस्मित रहे। जबकि होना यह चाहिए था कि हम राजा की गर्दन पकड़कर लटक जाते, तावीज की तरह नहीं, फांसी के फंदे की तरह। उसके पांवों से लिपट जाएं, विलखती हथेलियों की तरह नहीं, टीली झाड़ियों की तरह। हम याद करें अगर सागर पार कर जाएं, पत्थरों पर अपनी इच्छाएं लिखे और वो तैरने लगे पानी में। हम भूख का एक पुल बनाएं और रोटी तक निकल जाएं सरताने हुए शान से। अपने नुकीले हाथों से चीर दें सिंहासन और अपना नाम लेकर बताएं कि जरूरी है एक एक आदमी, उसकी जिंदगी और मौत, उसके सपने और नींद, उसकी बारिश और धूप। हम अपने गांवों से निकले, अपने शहरों से, अपने घरों से और राजधानी में जाकर कहें कि देश सिर्फ राजधानी का नाम नहीं होता। हम पगलाए हुए से दौड़े इधर उधर और सारी सरहदें टूट कर बिखर जाएं। द्रोणाचार्यों से कहें कि एकलव्यों की नींद टूट गई है, उसने उंगली कटाने से मना कर दिया है, अब वह अंगूठे को बचाने के लिए जान भी दे सकता है। महलों की दीवारों पर अपने खून से लिख दें आटा, दाल, चावल का भाव और अपने पसीने के पैर छूकर उसे वचन दे कि कोई कर नहीं सकता उसे अपमानित। पर अफसोस, बेहद अफसोस कि सिर्फ जीने के लिए ही जीते रहे। कल देखने की इच्छा में गर्दन तक धंसे हम आज सब कुछ सह सकते थे, वह सब कुछ जो जान भी ले सकता था और ईमान भी, वह सब कुछ जो एक मनुष्य को कभी नहीं सहना चाहिए। हम जीने के लिए इतने तरल हुए, इतने सरल हुए कि जीने के लिए भी मर भी सकते थे, रेंगना कम पड़ रहा था जीने के लिए। इसी पृष्ठभूमि पर 2-3 छोटी कविताएं और फिर काव्य पाठ का अंत की जो एक भय है या फिर भाषा में संस्कार के नाम पे एक अभिजात्यवादी आग्रह है भाषा में। ये कहा जाता है कि जैसे मीडिया ने हमने देखा कि मीडिया ने किसानों की छोटी छोटी बातों पर पकड़ करके बड़ा विमर्श खड़ा करने की कोशिश की। किसानों की छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े निहितार्थ निकाल करके एक षड्यंत्रकारी कदम देखे गए। उसमें ये कहना चाहता है कि कवि की एक भय है जो कि रचा जा रहा है, और वो भय अभिजात्य वर्ग और भाषा की शुद्धता और सुचिता का आग्रह रखने वाले
लोगों के भीतर किस तरह बसा हुआ है कि खेतिहर मजदूर, श्रमजीवी, खेतिहर किसान, श्रमजीवी मजदूर, स्त्री, भूखे, कुपोषित और हर तरह के बच्चे, बेरोजगार छात्र, नौजवान, कवि और आजादी की जिद में चमकती आंखों के ऊपर अगर लिख दूं देश तो क्या हो जाऊंगा राष्ट्रवादी, और अगर कहीं इन सब के नीचे लिख दिया देश तो देशद्रोही पुकारा जाना तय है। संस्कारी आवाजों और संयमित भाषाओं की तहों में बस इसी बात का भय है। दूसरी कविता ये कि घर लौट रहे मजदूर, जैसे आकाश से गिर रहे हैं परिंदे, जैसे मारा है किसी अदृश्य ने कोई अदृश्य तीर, सारा आकाश रक्त से लाल हो जाएगा, सारी पृथ्वी अश्रु से गीली, मेरी आवाज में उग रहे हैं कांटे और मेरी बातें चुभेंगी तुम्हें, मेरा मौन डसने लगा है मुझे, मजदूरों की तरह विकल्पहीन है कवि, यह तुम्हें घायल करेगा या खुद को पीड़ित, तनी हुई तार पर चलती हुई बच्ची और खुद की देह पर चाबुक मारते नट को देखा है, नहीं देखा तो देखो लहूलुहान पैरों से लौट रहे मजदूर और कलम थामे सिसक रहे कवि को। और यह आखिरी कविता की मजदूरों के इस रूपक और दृश्य में एक रूमानी कवि अपने प्रेम से किस तरह संवाद करता है। यह आखिरी कविता प्रेम के नोट पर खत्म होती है और ये कहा जाता है, चे गुएवारा ने कहा भी कि क्रांति की कल्पना प्रेम के बिना नहीं है। A true revolutionary is always guided by true love. सच्चा क्रांतिकारी सच्चे प्रेम से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तो मैं आज भी वैसी ही कविता लिखता हूं जैसे पहली बार छुआ था तुम्हें, जैसे पहली बार देखा था तुमको, जैसे पहली बार रोया था मैं। तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में है जब तक, तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में है जब तक, दुनिया में जरूरी ताप बचा रहेगा। जब तक तुम्हारी स्मृतियां शेष हैं, दुनिया शाम को घर लौटती रहेगी। जब तक तुम्हारा स्वाद है जुबान पर, कुछ भी इतना फीका नहीं होगा कि मृत्यु मीठी लगे। जब तक तुम्हारा स्वाद है जुबान पर, कुछ भी इतना फीका नहीं होगा कि मृत्यु मीठी लगे। तुम जो मेरे शहर से 1500 किलोमीटर दूर रहती हो, सारे साधन बंद हो जाने पर भी मैं भी प्रवासी मजदूरों की तरह सिर पर लादे प्रेम की गठरी पैदल पैदल चला आऊंगा। तुम जो मेरे शहर से 1500 किलोमीटर दूर रहती हो, सारे साधन बंद हो जाने पर भी मैं प्रवासी मजदूरों की तरह सिर पर लादे प्रेम की गठरी पैदल पैदल ही चला आऊंगा। फिर रास्ते में चाहे पुलिस की लाठी मिले या लोगों की गालियां। यहां इस अनजान शहर में मरने से अच्छा है, यहां इस अनजान शहर में मरने से अच्छा है मैं तुम्हारी गोद में खत्म होकर शुरू हो जाऊं। यहां इस अनजान शहर में मरने से अच्छा है मैं तुम्हारी गोद में खत्म होकर शुरू हो जाऊं। दुनिया का खत्म होना ऐसे ही टालते रहे हैं मजदूर, प्रेमी और पागल। कवियों का क्या है, अभी तक उनके रहने लायक दुनिया बनी ही नहीं। धन्यवाद। अनुराग जी, कविताएं मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कविताएं जब सीधे दिल तक उतरती हैं तो बिना किसी विमर्श के, बिना किसी के कहे हुए कविताएं आराम से लोगों के दिल तक पहुंच जाती हैं। मैं किताबी दुनिया की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और ये इस श्रृंखला में आपने शामिल होकर के इस श्रृंखला को एक तरीके से ऊंचाई प्रदान की है। और अगर आप नहीं शामिल हो पाते तो मुझे इस बात का दुख होता कि इतनी गहरी संवेदना लिए हुए कविताएं इस श्रृंखला का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। हमारा ये प्रयास है कि हम जो अलग अलग बिखरे हुए लोग हैं वो एक मंच के माध्यम से कम खड़े हों, और हमारी राय अलग हो सकती है लेकिन हमारे सरोकार कम से कम एक हो सकते हैं। तो मैं इस बात को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और फिर अगली किसी कड़ी में हम लोग शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।